बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रामर लेसन्स के लेक्चर नंबर 18 में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम इंट्रोगेटिव ऑफ फ्यूचर टेंस और रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इंट्रोगेटिव ऑफ फ्यूचर टेंस में हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं। इससे पहले कि हम सेंटेंसेस के बारे में बात करें, मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ओल्ड इंग्लिश में आई और वी के साथ शल यूज़ होता था और बाकी सब प्रोनाउन के साथ और नाउन के साथ विल यूज़ होता था। लेकिन आजकल की जो अंग्रेज़ी है उसमें हम जो है विल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आसान है कि सबके साथ विल ही यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर टेंस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आइए सेंटेंस नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। तो सेंटेंस नंबर 15 जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस का है। इसमें यह है कि सबके साथ एक ही रूल होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास उर्दू में एग्जाम्पल है कि क्या वो CSS का इम्तिहान देगा। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हम विल लगाएंगे, फिर जो भी आपका सब्जेक्ट होगा जो कि नाउन भी हो सकता है और कोई भी प्रोनाउन हो सकता है वो देंगे। यहाँ पर वो है तो ही लिखेंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे जो कि टेक है, और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे जो कि है CSS एग्जामिनेशन। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर बन गया, विल ही टेक CSS एग्जामिनेशन। सेकेंड जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। इसमें भी ये है कि सबके साथ एक ही रूल लगेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जुमला है, क्या मैं अपनी तालीम ख़त्म कर चुका हूँगा। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, विल लगाएंगे, फिर जो भी सब्जेक्ट होगा वो लगाएंगे। यहाँ पर मैं हूँ तो उसके लिए हम आई लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, विल आई हैव कंप्लीटेड माई एजुकेशन, क्या मैं अपनी तालीम ख़त्म कर चुका हूँगा। ठीक है, अब आते हैं सेंटेंस नंबर 17 की तरफ। सेंटेंस नंबर 17 जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में है। तो इसके लिए भी ये है कि सबके साथ एक ही रूल यूज़ होगा, जो भी सब्जेक्ट हो उसके साथ एक ही रूल यूज़ होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जुमला है, क्या वो कहानियाँ लिख रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले क्या लगाएंगे, पहले हम विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे जो कि वो है तो उसकी जगह पे ही लिखेंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, फिर मेन व फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, विल ही बी राइटिंग स्टोरीज, क्या वो कहानियाँ लिख रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं सेंटेंस नंबर 18 की तरफ जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में ये है कि उसमें भी किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन के साथ जो है एक ही रूल यूज़ होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है, क्या वो 30 साल से पढ़ता रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लगाएंगे, पहले विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे जो भी हो, यहाँ पर ही है, फिर हैव लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर मेन व फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, विल ही हैव बीन टीचिंग फॉर 30 ईयर्स। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास रूल्स हैं। तो पहला रूल ये कहता है कि अगर सिंपल फ्यूचर टेंस हो तो पहले हम विल लगाएंगे, फिर एनी नाउन या एनी प्रोनाउन जो भी सब्जेक्ट होगा वो लगाएंगे, फिर मेन व फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे जो कि ज़रूरी होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। 16 रूल कहता है कि अगर हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो तो उसमें हम विल लगाएंगे, फिर एनी नाउन या एनी प्रोनाउन लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, रूल नंबर 17 जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। वो कहता है कि अगर विल सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए विल लगाएंगे, फिर एनी नाउन या एनी प्रोनाउन में से जो भी हो वो लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे,
फिर मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहता है कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम पहले विल लगाएंगे, फिर एनी नाउन और एनी प्रोनाउन लगाएंगे, फिर हैव बीन लगाएंगे, फिर मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये यहाँ पर नोट भी लिखा हुआ है कि इन ओल्ड इंग्लिश शल इज यूज्ड विथ आई एंड वी। ठीक है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम विल ही यूज़ करेंगे और विल यूज़ करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड है रिलेटिव प्रोनाउन वाट के बारे में। तो ये कहता है कि पहला रूल कहता है कि द रिलेटिव प्रोनाउन वाट इज यूज्ड ओनली फॉर द थिंग्स एंड इन द सिंगुलर एंड हैज द सेम फॉर्म इन द नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव केस। तो ये कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है, रिलेटिव प्रोनाउन वाट जो है वो सिर्फ चीज़ों के बारे में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और वो यानी इसका सिर्फ सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल नहीं होता। ठीक है, और ये नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केस में यानी सेम फॉर्म इसका यूज़ होगा। ठीक है, तो ये नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केस के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। नॉमिनेटिव केस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट जो हो वो शुरू में यूज़ हो, और एक्यूजेटिव केस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट जो हो आखिर में आए। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल हैं, अभी देखते हैं एग्जांपल को। व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ नॉट क्लियर। तो ये यहाँ पर वाट जो है नॉमिनेटिव केस में यूज़ हो गया। व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ नॉट क्लियर, जो कुछ हुआ है वो क्लियर नहीं है। ठीक है, अब सेकंड रूल है आई से व्हाट आई मीन। ठीक है, सेकंड है आई से व्हाट आई मीन। ठीक है, मैंने जो कहा वही मेरा मतलब है। ठीक है, थर्ड है ही फेल्ड इन व्हाट ही अटेम्प्टेड। इसमें भी व्हाट यूज़ हुआ, तो वो फेल हुआ जिसका उसने अटेम्प्ट दिया था। तो ये एक्यूजेटिव केस हो गया। ठीक है, अब आगे जाके कहता है कि इट इज़ यूज्ड विदाउट एन एंटीसीडेंट एक्सप्रेस्ड एंड इज इक्विवेलेंट टू दैट विच और द थिंग विच। ठीक है, वाट जो है वो विदाउट एंटीसीडेंट यूज़ होता है। ठीक है, और उसका ये जो है इक्विवेलेंट होगा दैट विच और द थिंग विच जैसा, यानी दैट विच की मीनिंग देगा या द थिंग विच है उसकी मीनिंग देगा। फॉर एग्जांपल वाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नोट में लिखा हुआ है ब्रैकेट्स में, you can see that what is used as a pronoun and refers to a state or a thing but does not use it in sentence. That is why it is called used without an antecedent. ठीक है, तो ये कह रहा है कि वाट जो है किसी स्टेट के बारे में, सिचुएशन के बारे में या थिंग के बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा सेंटेंस में। तो इसे हम कहते हैं यूज्ड विदाउट एंटीसीडेंट, यानी एंटीसीडेंट के बगैर इस्तेमाल होना। ठीक है, यानी अगर स्टेट और थिंग के बारे में बात नहीं बताई तो वो विदाउट एंटीसीडेंट कहलाएगा। अब दूसरा एग्जांपल है आई से व्हाट आई मीन। तो ये नॉमिनेटिव केस हो गया। तीसरा सेंटेंस है आई मीन व्हाट आई से। ठीक है, यहाँ पर भी जो है एंटीसीडेंट के बगैर यूज हो गया, तो ये एक्यूजेटिव हो गया। फोर्थ एग्जांपल है व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। ठीक है, ये क्लियर नहीं है कि व्हाट यानी कौन सी चीज़ हुई थी, तो व्हाट जो है एक्सप्रेस कर रहा है, व्हाट जो है वो विदाउट एंटीसीडेंट यूज हो रहा है। तो आगे ब्रेसेस में आ रहा है कि फॉर मोर एग्जांपल्स रीड पेज 50 ऑफ रेन एंड मार्टिन। ठीक है, आप पेज 50 ऑफ रेन एंड मार्टिन से भी इसको पढ़ सकते हैं। नोट लिखा हुआ है इट शैल बी नोटिस दैट व्हाट इज यूज्ड इन द नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव केसेस इन सिंगुलर ओनली। ठीक है, जो व्हाट है वो नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केस में सिर्फ सिंगुलर मीनिंग में आएगा। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।